हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो दोस्तों, आपको पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए बोर्ड एग्जाम से संबंधित डिस्कशन करते रहता हूं। तो आज हम लोग यहाँ पे दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं झारखंड बोर्ड का क्लास 10 का मॉडल पेपर। ठीक है दोस्तों, ये आपका झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो कि वेबसाइट में अपलोड किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग 10th क्लास का झारखंड बोर्ड का पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो है हमारा विज्ञान यानी कि साइंस। ये आपका नया वाला 2023 का मॉडल पेपर है, उसी का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे एक एक करके हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। और मैंने सोचा कि फटाफट इसका भी एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ ताकि आप इसका रिविजन प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिना किसी देर किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसीलिए हम लोग इसको सबसे पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे देख लीजिए कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? हमारा सही आंसर होना चाहिए अवतल दर्पण। ठीक है ना, तो लिखेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला क्या जानते हैं? F बराबर R/2। ठीक है ना, हम लोग क्या जानते हैं? F बराबर R/2। F यहाँ पे क्या होता है? फोकस दूरी। F क्या है यहाँ पे? फोकस दूरी। और ये आपका क्या है? R क्या है? वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपका फोकल लेंथ हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर 3 पे बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 3 यहाँ पे देख लीजिए आप, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो हमारा आंसर क्या है? आवृत्ति। ठीक है ना, हमारा सही आंसर क्या है? आवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता है ना, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो उत्तल लेंस यहाँ पे दे दिया सबसे पहले। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि उत्तल लेंस का मतलब क्या? प्लस में होना चाहिए। उत्तल लेंस जो होता है उसके लिए फोकस दूरी क्या होगा? प्लस में होता है। ठीक है ना, ये आपका माइनस दिया गया है तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। हम लोग यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या जानते हैं? पावर जानते हैं 1/f। ठीक है ना, पावर क्या होता है? 1/f। f क्या हमारा? फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी। और f को हमेशा क्या रखना होता है? मीटर में रखना होता है। ठीक है ना, f हमेशा क्या रखना होता है? मीटर में। तो जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे 1 मीटर, तो p कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा यानी कि 1 डायोप्टर। उत्तल लेंस है इसीलिए प्लस में हो जाएगा, अगर अवतल रहता तो माइनस में हो जाता। ठीक है ना, तो उत्तल लेंस के लिए सही आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, उसी प्रकार से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है। 5 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 4 डायोप्टर इसका पावर दिया हुआ है। पावर कितना दिया हुआ है? 4 डायोप्टर। यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे। यहाँ पे कितना है? 1 बाई कितना? f। तो यहाँ से f इधर चला जाएगा तो f बराबर क्या आ जाएगा? 1/4। तो f बराबर कितना हो गया? 1/4 का मतलब क्या? 0.25। कितना हो गया? मीटर में हो गया। ठीक है ना, कितना हो गया? मीटर में। तो सेंटीमीटर बुलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया दोस्तों? भले ही आपका यहाँ पे सेंटीमीटर में है, लेकिन यहाँ जो हम लोग यूनिट पुट करेंगे ना, फॉर्मूला में जो मान रखेंगे वो आपको SI यूनिट में रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमारा आंसर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 6 नंबर सवाल देखिए, वाहन के अग्रदीप। अग्रदीप का मतलब क्या होता है? वाहन का अग्रदीप मतलब हेडलाइट। गाड़ी के जो आगे हेडलाइट लगा रहता है शीशा, उसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? अवतल दर्पण। ठीक है ना, किसका किया जाता है? अवतल दर्पण। ये आपका हेडलाइट है। ठीक है ना, हेडलाइट यानी अग्रदीप। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं दृष्टि पटल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, दृष्टि पटल। ठीक है, 8 नंबर, सामान्य नेत्र की दूरी बिंदु क्या है? सामान्य नेत्र की दूरी, डिस्टेंट पॉइंट यानी कि दूरी बिंदु। ठीक है ना, अगर नियर पूछता तो 0 हो जाता, सॉरी यहाँ पे हमारे पास नियर बोलता तो 25 हो जाता। ठीक है ना, नियर बोलता नजदीक वाला तो 25 सेंटीमीटर हो जाता, लेकिन बोला क्या है? दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगा? अनंत। ठीक है ना, दूर बिंदु क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 9 नंबर में बढ़ते हैं।
9 नंबर में है कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या है? पुतली। पुतली जो है ये डिसाइड करेगा कि प्रकाश की कितनी मात्रा को अंदर ले जाना है और किसी मात्रा को जाने नहीं देना है, ठीक है ना। हमारा जो पुतली होता है वही इसका नियंत्रण करता है कि प्रकाश की कितनी मात्रा आंख के अंदर जाने देना है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग यहाँ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आप 10 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है यहाँ पे कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, ठीक है ना। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, हम लोग को इसका आंसर देना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, सीधा आभासी, उल्टा आभासी, सीधा वास्तविक और चौथा दिया है उल्टा वास्तविक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उल्टा एवं वास्तविक, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम लोग 11 नंबर सवाल पे। 11 नंबर सवाल क्या है यहाँ पे कि निम्न में से किसकी इकाई है 1 किलोवाट आवर, ठीक है ना। 1 किलोवाट आवर किसकी इकाई है, किसका यूनिट होता है? तो किसका यूनिट होता है? ऊर्जा का होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या देने वाले हैं? ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कुलम किसका एसआई मात्रक है? तो कुलम होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज का। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी कि विद्युत आवेश, ठीक है ना, विद्युत आवेश। हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं? I बराबर Q/T लिखते हैं। I यहाँ पे विद्युत धारा होता है, इलेक्ट्रिक करंट, Q आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी कि विद्युत आवेश, T आपका लिया गया समय यानी कि टाइम टेकन, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग सवाल पढ़ते हैं यहाँ पे 13 नंबर की तरफ, ठीक है। 13 नंबर सवाल आपके पास क्या है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। मतलब विद्युत मोटर जो है किसको किस में परिवर्तित करती है, हमें ये बताना है, ठीक है ना। तो विद्युत मोटर का काम क्या है? इसका काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, मतलब परिवर्तित करना, है ना। विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं विद्युत मोटर। बात समझ में आ गया। चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे 14 नंबर सवाल की तरफ। जल का विद्युत अपघटन, ठीक है ना। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस अपघटन दे दिया तो अपघटन कहने का मतलब क्या होता है? टूटना। और जब यहाँ पे टूटता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग यहाँ पे 15 नंबर सवाल में यहाँ पे आते हैं। 15 नंबर सवाल, ऐसे सारे सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। एक भी इसमें उल्टा पुल्टा अलग क्वेश्चन मैंने नहीं लिया हुआ है, सारे के सारे वही पेपर है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे 15 नंबर सवाल में। तो 15 नंबर सवाल आप देख लीजिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि कॉपर ऑक्साइड आपके पास दिया गया है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। तो क्या बन रहा है? कॉपर और H2O बन रहा है, ठीक है ना। क्या बन रहा है? कॉपर और H2O बन रहा है। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसका उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। उपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ने वाला अभिक्रिया दिया हुआ है। ऑक्सीजन जब जुड़ेगा या हाइड्रोजन जब ह्रास होगा, कमी होगा, तब उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे उपचयन में हम लोग को क्या देखना है? ऑक्सीजन का जुड़ना। देखिए यहां से तो ऑक्सीजन हट रहा है, कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे देखिए कॉपर बना मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये तो अपचयन हो गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, जबकि यहां से हाइड्रोजन से देखिए यहाँ पे H2 बन गया, ठीक है ना। हाइड्रोजन से क्या बना? H2 बन गया, मतलब पहले सिर्फ हाइड्रोजन था, अब ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? H2। सही आंसर क्या हो जाएगा? H2 यानी H2 का उपचयन हो रहा है किस में? H2O में यानी कि जल में। बात समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। ये जो आपका दोस्तों 16 नंबर जो सवाल दिया हुआ था उसमें फिगर भी दिया हुआ था, ठीक है ना। मैंने फिगर नहीं लिखा हुआ है, बस मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपका अभिक्रिया दिया हुआ है, आयरन का अभिक्रिया है कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है दोस्तों। आयरन का अभिक्रिया किसके साथ है? कॉपर सल्फेट के साथ है। तो यहाँ पे ना आपको इस चीज में बता दूंगा कि यहाँ पे जो सवाल दिया गया अभिक्रियाशील श्रेणी से दिया हुआ है, ठीक है ना। जो सक्रियता श्रेणी होता है एनसीईआरटी की किताब में, उसके आधार पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दो गो तत्व, दो गो एलिमेंट दिख रहा है, एक कॉपर भी दिख रहा है और एक आपका आयरन दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आयरन का अभिक्रियाशीलता है वो कॉपर से ज्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। आयरन का अभिक्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होता है, इसीलिए आयरन जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो ये जो आपका रिएक्शन बनेगा ना वो क्या होगा? Fe2SO4।
क्या बनेगा FeSO4 और कॉपर बाहर चला जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर दिया किसने, आयरन ने, यानी विस्थापित कर दिया। तो किस प्रकार का अभिक्रिया हो गया, विस्थापित अभिक्रिया यानी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो सवाल है 16 तक आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे जो बढ़ने वाले हैं, हम लोग बढ़ेंगे 17 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन में आपके सामने है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, ठीक है ना, प्राकृतिक मतलब नेचुरल इंडिकेटर। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि लिटमस पत्र, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा देखिए, किसी विलयन का पीएच मान 10 है तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा। पीएच मान 10 है तो निम्नलिखित में से क्या होगा, ये पूछा गया, ठीक है ना। तो 10 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षार बोलते हैं, ठीक है ना। 10 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। बेसिक नेचर का हो गया, ठीक है ना, क्षारीय आकृति का हो गया, ठीक है, क्षारीय प्रकृति हो गया इसका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर में आ जाइए यहाँ पे, सॉरी 19 तो मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 20 लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा देखिए जो सवाल हमारे पास उसी का हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। 19 यहाँ पे मिसिंग हो गया है, ठीक है ना, आपका 19 यहाँ पे मिसिंग हो गया है। 20 हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, ठीक है ना, इमली में, किसमें, इमली में कौन सा अम्ल होता है, हमें ये जवाब देना है। तो इमली में कौन सा होता है दोस्तों, टार्टरिक अम्ल, क्या होता है, टार्टरिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप वीडियो में बने रहिए, एक एक करके सारे सवाल का यहाँ पे आंसर देखते रहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सवाल जो दिए गए हैं काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम सीधा सीधा सवाल टिकअप करने वाला है। तो ज्यादा डिस्कशन करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। जहां डिस्कशन करना होगा वहां पे मैं बिल्कुल डिस्कस कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। देखिए यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखना है। पहला है द्रव अवस्था, ठीक है ना, पहला क्या ध्यान रखना है आपको, द्रव अवस्था। और दूसरा क्या ध्यान रखना, अधातु, ठीक है ना, अधातु। तो सोडियम तो धातु है, हो नहीं सकता, ठीक है ना। ये आपका क्या है, पारा धातु है, हो नहीं सकता। अधातु में दो बच गया, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर क्या है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे क्या होता है, लिक्विड में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग सवाल नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। तो 22 नंबर सवाल आपके स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा होगा। 22 नंबर सवाल पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। अग्निशामक मतलब फायर इंस्टिंग्विशर, आग बुझाने वाला मशीन, ठीक है दोस्तों। तो इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सही आंसर हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बगल में है ना, ये फॉर्मूला भी कई बार आपसे पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या फॉर्मूला में लिख देता हूं, NaHCO3। इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, बी नंबर। ये आपका देखिए सोडियम कार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं Na2CO3 होगा। ये आपका सोडियम क्लोराइड है यानी कि NaCl होगा। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि NaOH हो जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया ताकि आपको भविष्य में ये वाला भी काम आ सकता है जब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका सही आंसर क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपके पास यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई रहा हो 23 नंबर। तो यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी को किस आधार पर बनाया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, इसको लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे। 24 नंबर सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक कौन है। तो आपको यहाँ पे सक्रियता श्रेणी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे अधिक कौन होता है, पोटेशियम, ठीक है ना। पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील धातु होता है। बात समझ में आ गया। चलिए 25 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए आप। 25 नंबर क्या है कि पृथ्वी की भूपरपट्टी में, है ना, यानी जमीन के अंदर वाले तल में जो ऊपर से हम लोग सतह दिखता है, तो पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। और अंग्रेजी में इसी को क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलेंगे, ठीक है ना। अंग्रेजी में लोग क्या बोलेंगे, मिनरल बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि 25 सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ, ठीक है। तो सवाल नंबर 26 आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका मोबाइल स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम लोग सवाल नंबर 26 का यहाँ देखेंगे। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना।
क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप। प्रोपेनॉल आपके पास है तो नॉल किस में लगता है, अल्कोहल में। नॉल किस में लगता है दोस्तों, अल्कोहल में लगता है। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, अल्कोहल। क्या हो जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, इसके और भी पारिवारिक सदस्य का अगर नाम लेंगे तो अल्कोहल में क्या आता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इस तरीके का नाम होता है। तो इसका जो अभिक्रियाशील समूह है यानी कि फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए नंबर यानी कि अल्कोहल। ठीक है, आइए हम लोग सवाल नंबर 27 देख लेते हैं। यहाँ पे 27 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या नहीं होता। ये मैंने गलती से लिख दिया था ऊपर ही वाला सवाल, इसको आपको नहीं देखना है, ठीक ना, इसको इग्नोर कीजिए। सवाल पढ़ दे रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया क्या नहीं होता है। पहला, जल का टूटना। दूसरा, ऑक्सीजन का मुक्त होना। ये दोनों तो होता ही है, जल टूटते भी हैं, ऑक्सीजन मुक्त भी होते हैं। ऑक्सीजन अगर मुक्त नहीं होगा तो हम लोग ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करेंगे, ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होता। बात समझ में आ गया। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अब पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्ति। बात समझ में आ गया, मतलब इसका मुक्त होना। ठीक है, 28 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 28 नंबर सवाल आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है ना। 28 नंबर सवाल आपके पास क्या है कि फ्लोएम। फ्लोएम मैं आपको बता देता हूं कि फ्लोएम जो है एक पादप हार्मोन है, ठीक है ना। फ्लोएम क्या है, पादप हार्मोन है। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं, प्लांट हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। तो जाइलम और फ्लोएम नाम का एक यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं आपके सुविधा के लिए, ठीक है ना। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ये दोनों पादप हार्मोन है। लेकिन हमसे जाइलम से सवाल नहीं पूछा गया है, फ्लोएम से पूछा गया है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट पौधे में किस दिशा में होता है। ऑप्शन है ऊपर की ओर, नीचे की ओर, या दोनों की तरफ। तो हमें यहाँ पे सही आंसर लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भोजन, जो पका हुआ भोजन होता है, जो तैयार खाना होता है, उसको ना पेड़ के अलग अलग भागों में पहुंचाया जाता है। तो ये आपका ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो सही यहाँ पे जवाब होना चाहिए, वो सही जवाब हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों ओर। दोनों ओर कहने का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ, मतलब ऊपर की तरफ भी जाएगा और नीचे की तरफ भी जाएगा। लेकिन हमसे सवाल में पूछा क्या गया था कि फ्लोएम एक प्रकार का पादप हार्मोन है, पौधों का हार्मोन है। तो फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन यानी उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किस दिशा में होता है। तो सही आंसर क्या है, दोनों ओर होता है। जो पका हुआ बना हुआ जो भोजन होता है, पेड़ के ऊपर की तरफ भी जाएंगे, नीचे की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि पेड़ के हर एक भाग को भोजन का जरूरत होगा, ठीक है दोस्तों। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, दोनों ओर, ठीक है। अब हम लोग सवाल नंबर 29 यहाँ पे देखते हैं। सवाल नंबर 29 आपके पास क्या है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ठीक है ना। वृक्ष की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, वृक्क, ठीक है। आइए हम लोग सवाल नंबर 30 यहाँ पे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 30 आप यहाँ पे देखेंगे। सवाल नंबर 30 में क्या दिया गया है कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, ठीक है ना। कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है जो फल को पकाता है, उस हार्मोन का हमें नाम बताना है। तो उस हार्मोन का नाम क्या है दोस्तों, सी नंबर यानी कि एथिलीन। नाम क्या है, एथिलीन, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल में। 31 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। दोस्तों मैं आपके सुविधा के लिए बता देता हूं कि एस्ट्रोजन जो एक मादा हार्मोन है जो कि महिलाओं में पाया जाता है, वीमेन में पाया जाता है, ठीक है ना। एक तरह का हार्मोन है ये, ठीक है ना, मादा हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है, कहां से स्रावित होता है, कहां से निकलता है। तो इसका सही आंसर क्या है, अंडाशय द्वारा, ठीक है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय द्वारा, ठीक है। आइए हम लोग 32 नंबर सवाल को यहाँ पे देख लेते हैं। 32 नंबर सवाल में क्या है कि नर युग्मक, ठीक है ना, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को यानी उनके मिलाप को हम लोग, मिलन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निषेचन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या हो गया, निषेचन, ठीक है दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको 32 नंबर तक सवाल बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन करने वाली बहुत कम बातें हैं, यहाँ पे ध्यान रखने वाली, प्रैक्टिस करने वाली बहुत ज्यादा बातें हैं। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और चीजों को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तब तक ऐसा करना है जब तक आपका बोर्ड एग्जाम फिनिश नहीं हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। आपका हो गया सवाल नंबर 32 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 से, ठीक है ना। सवाल नंबर हम लोग यहाँ पे 33 से बढ़ते हैं।
अच्छा 33 नंबर सवाल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना, 34 नंबर, 33 बीच में मिसिंग हो गया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग 34 नंबर यहाँ पे देखते हैं। 34 पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो 34 नंबर आपके पास क्या है यहाँ पे कि पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, ठीक है ना। पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, किस प्रकार के अंग हैं? तो ये हमारे पास क्या होता है? असंजात अंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? तो हम लोग सबको पता है मटर का, ठीक है ना। किसका पौधा का? मटर का पौधा का, ठीक है दोस्तों। अब देख देखिए 36 नंबर, ठीक है ना। 36 नंबर आपके पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? उत्पादक कहने का मतलब क्या? प्रोड्यूसर कौन है? हमें क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, यानी कि प्रोड्यूसर है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? घास। ये जो हमारा ग्रास होता है वो क्या है? उत्पादक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 37 की तरफ, ठीक है ना। 37 37 नंबर सवाल यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। 37 नंबर सवाल आपके पास क्या है कि किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, कहां से? प्रथम पोषी स्तर से। कहां से दोस्तों? प्रथम पोषी स्तर से। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है ना, प्रथम पोषी स्तर, ठीक है। ओजोन परत के लिए आप देखिए 38 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, ओजोन परत के लिए अपक्षय के लिए, ठीक है ना, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरो, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? CFC। इसका फुल फॉर्म कभी कभी हो सकता है, इसलिए मैंने बता दिया हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ओजोन लेयर, ओजोन परत के अपक्षय के लिए, उसके डैमेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 39 की तरफ, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है ना, कौन है? मतलब स्रोत है नहीं, यहां पे बोला है कौन उदाहरण नहीं है। जो नहीं है ना उसका हमें आंसर बताना है, जो है वो तो सही है, जो नहीं है उसका हमें आंसर बताना है। तो जैव मात्रा में कौन कौन से आ गया? लकड़ी भी आ गया, गोबर गैस भी आ गया, कोयला भी आ गया, यानी जो नहीं है उसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है दोस्तों। नाभिकीय ऊर्जा मतलब न्यूक्लियर एनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ गए हैं इस क्वेश्चन पेपर के आखिरी पड़ाव में, यानी कि सवाल नंबर आपका हो गया 40, ठीक है ना। सवाल नंबर 40 आपका ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा के स्रोत नाम का चैप्टर से दिख रहा है। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि ऊर्जा, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ए नंबर, ठीक है ना, ए नंबर। तो चलिए हम लोग ए नंबर को लॉक कर देते हैं और आपका एक नंबर मिल गया 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे पूछेगा कि किस देश में, है ना, किस देश में ज्यादा पवन चक्कियों का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपसे पूछ दिया जाता तो मैं यहाँ पे अलग से यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूं यहाँ पे डेनमार्क। अगर कंट्री का नाम पूछा जाता, देश का नाम पूछा जाता, तब आप यहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों? आप बोलते हैं यहाँ पे डेनमार्क, ठीक है ना। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल, है ना, पवन का जो स्पीड होता है, जो स्पीड होता है हवा का, वो मिनिमम कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए दोस्तों? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड भी है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका मीटर पर सेकेंड में नहीं बल्कि 15 किलोमीटर पर आवर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो इस प्रकार से आपको 40 में 40 नंबर लेने का मौका है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मौका का बिल्कुल भी नहीं गंवाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सारे सवाल हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक भी सवाल मैंने अपना से नहीं किया हुआ है। ये सारे वही पेपर मैंने लिखा हुआ है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट में झारखंड बोर्ड ने जारी किया हुआ है। 40 का 40 सवाल, सेट नंबर 1, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सारे के सारे जो सवाल है आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बातें बता दे रहा हूं कि ये सवाल बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी के आधार पे मैं अलग से अपना पेपर लाऊंगा और उसमें अलग अलग क्वेश्चन छाट के लाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका झारखंड बोर्ड का डेट शीट भी आ चुका है, आपका एग्जाम का तिथि डेट तय हो
चुका है, तो अब कोई भी लापरवाही नहीं चलेगा अगर आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, स्कोर करना चाहते हैं, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया हो। और एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार से मान लीजिए कि कभी कभी मिस्टेक्स भी हो जाता है, तो कुछ ऑप्शंस में अगर मान लीजिए आपको कभी लगे कि मिस्टेक से मैंने कुछ बोला कुछ और हो और टिक कहीं और कर दिया हो, या गड़बड़ से गलती से कहीं पे कुछ मिस्टेक्स भी हो गया हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिएगा ताकि मैं आप तक सही तरीका से पहुंच सकूं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बातें सारी बातें समझ में आ गई होगी और आपका जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम का सही तरीका से चल रहा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज भी हमारा करीब करीब 10 दिन बीतने को है। आज आपका 10 जनवरी 2023 हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप बोर्ड का तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब ज्यादा विलंब नहीं करते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ठीक है ना, और आप मेरे चैनल में बने रहिए। तो मैं इसी संबंधी से इसका सब्जेक्टिव पेपर भी लाऊंगा, मैथ्स का पेपर भी लाऊंगा, इसके एक एक करके सारे सब्जेक्ट अपने चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। बस आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना होगा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया नहीं आया, लाइक ठोक दीजिएगा। अगर ज्यादा पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।